Now next is Biot-Savart's law. Biot-Savart's law. Biot एंड सेवर्ट ये दो साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ये लॉ रखा गया है. ठीक, इस लॉ को हम लैपलेस लॉ भी बोलते हैं कभी कभी. ठीक है, नहीं तो ज्यादातर आपको बायट सेवर्ट लॉ ही पढ़ने में आएगा. बायट सेवर्ट लॉ मैग्नेटिज्म में जो है, ये मैं कह सकती हूं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो कूलम्स लॉ था, राइट, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने जो कूलम्स लॉ पढ़ा था, मैग्नेटिज्म में वही चीज बायट सेवर्ट्स लॉ है. क्लियर? बायट सेवर्ट्स लॉ आपको क्या बताता है कि अगर मेरे पास एक करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से एक पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये हमें बायट सेवर्ट्स लॉ देगा. क्लियर? अब ये करंट एलिमेंट क्या होता है, ध्यान से इधर समझना. मान लीजिए मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें लेट्स से एक्स वाई एक वायर है और इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है. ठीक, जब मैं इस वायर का एक छोटा सा लेंथ का पोर्शन कंसीडर कर लूं, लेट्स से ऑफ लेंथ DL, सो ये एक छोटा सा एलिमेंट है और इस एलिमेंट में आई करंट फ्लो कर रहा है, इसे बोलेंगे करंट एलिमेंट. ठीक, क्या चीज है, आपके पास एक वायर है XY, उस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है. मैंने उस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया DL. सो इस छोटे से एलिमेंट में से जब करंट फ्लो करता है, सो इसे हम करंट एलिमेंट बोलते हैं. ठीक, द करंट एलिमेंट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द लेंथ ऑफ द स्मॉल सेगमेंट दैट वी हैव टेकन. सो IDL ये हम पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द स्मॉल लाइन सेगमेंट, द स्मॉल DL वैल्यू, IDL. ठीक, एंड ये जो करंट एलिमेंट है IDL, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. करंट इज अ स्केलर बट DL को हम वेक्टर लेंगे. ठीक, DL को हम वेक्टर ले रहे हैं, करंट इज अ स्केलर, सो IDL इज द करंट एलिमेंट. एंड ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगी. क्यों रहेगी? बिकॉज इसकी डायरेक्शन अगर हम निकालें, सो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू दिस एलिमेंट. अगर मुझे इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन निकालनी है तो वो डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द करंट एलिमेंट होगी. सो सिंस एक डायरेक्शन एसोसिएटेड है करंट एलिमेंट के साथ, इसीलिए ये IDL हम वेक्टर लेंगे. क्लियर? नाउ what we do, we consider this wire XY in which I current is flowing, and we consider a small element over here, let's say A and B. ये एक आपका एलिमेंट हो गया ऑफ लेंथ DL.
ठीक, सपोज ये एक पॉइंट है P which is at a distance of R from this line segment. इस लाइन सेगमेंट या करंट एलिमेंट से ये P पॉइंट जो है इट इज एट अ पोजीशन वेक्टर ऑफ R. ठीक है, R पोजीशन वेक्टर है एंड लेट थीटा बी द एंगल, let theta be the angle between the line element and, या मैं कहूं this current element and R vector. R vector और ये current element DL जो है ये कितना एंगल बना रहे हैं, that angle is theta. क्लियर? अब मुझे इस P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा इस करंट एलिमेंट आईडीएल की वजह से ये कैलकुलेट करना. ठीक, नाउ बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स इट हैज बीन फाउंड दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डीबी, D is the magnetic field and D आगे लगाने से मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन DB at point P, it is found to be directly proportional to the current. It is also directly proportional to this line element. It is also directly proportional to sine theta and it is inversely proportional to R square, the distance between the current element and the point P where we need to calculate the magnetic field induction. ठीक है, एक्सपेरिमेंट से ये सारी चीजें हमें पता लगी. So when we combine them together we get dB proportional to IDL sine theta by R square. And when we remove this proportionality sign, we get, now, so on removing this proportionality sign, we get a constant K IDL sine theta by R square. Right? K is the constant of proportionality. Now this value of K, it depends on two factors. First factor is the system of units that we are taking and second is the medium between this point P and the current element. ठीक, क्या चीज थी? एक्सपेरिमेंटली पता लगा that the magnetic field induction is directly proportional to current element sine theta and inversely proportional to R square. So when we remove this proportionality sign, we get a constant K, which is the constant of proportionality. And this value of K, it depends on two factors. The system of the units that we take, whether we are taking the SI unit or we are taking the CGS unit, right? And it also depends on the medium which is there between this current element and this point P. यहाँ पर वैक्यूम है या कोई और मीडियम है, क्या मीडियम इन दोनों के बीच में है. ठीक, सो अगर फ्री स्पेस है मान लो इस P पॉइंट और करंट एलिमेंट के बीच में, when there is a free space between point P and this element DL. So if there is a free space between P and DL,
the value of k is mu naught upon 4 pi, where mu naught is called as discussing the value of this k, that it depends on the system of units and the medium between point P and the current element, right? So if we take that, let's say there is a free space vacuum in between this element dl and point P, then in SI units k has a value of mu naught upon 4 pi, where mu naught is called as the absolute magnetic permeability of free space. Absolute magnetic permeability of free space. This mu naught is similar to the epsilon naught that we discussed in electrostats. इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. म्यू नॉट है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. दोनों चीजें आपको एक ही चीज समझा रहा है. एप्सिलॉन नॉट आपको ये बताता था कि एक एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होके जा सकती हैं, कितने एक्सटेंट तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करवा सकते हो. ठीक, यहां पर म्यू नॉट जो है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये आपको ये बता रहा है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल से आप कितने एक्सटेंट तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करा सकते हो. दोनों सेम चीजें बता रहे हैं, बस एक इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है, दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड है. एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सटेंट बता रहा है, म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड का आपको एक्सटेंट बता रहा है. सेम है अदरवाइज दोनों का काम. क्लियर? परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन नॉट, वो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने पढ़ा है. वहां पर परमिटिविटी आपको ये बताता है कि अगर मैं एक मटेरियल लूं और उस मटेरियल से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराऊं तो कितने एक्सटेंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं. एप्सिलॉन नॉट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक्सटेंट बता रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक मटेरियल से पास हो सकती है, जबकि परमिएबिलिटी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक्सटेंट बता रहा है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप पास करवा सकते हो. एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है. एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक्सटेंट बता रहा है, कितनी फील्ड लाइंस आप क्रॉस कराओगे. परमिएबिलिटी म्यू नॉट आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक्सटेंट बता रहा है कि आप कितनी एक्सटेंट तक, कितने लिमिट तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करा सकते हो एक मटेरियल से. क्लियर? So this value of k is mu naught by 4 pi in SI units, and in CGS units the value of k is 1. Hence, if we put this value over here in dB, we get mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. This is the expression in SI units.
लेकिन अगर हम CGS यूनिट्स की बात करें देन dB इज इक्वल टू I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर, क्योंकि यहां पर k की वैल्यू है 1। बताइए क्लियर है ये चीज? किसी को कोई डाउट? And if we write this Bayes-Savitz's law in vector form, अगर मैं इस Bayes-Savitz's law, ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं सो आई विल गेट dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब I जो है करंट वो तो स्केलर, तो I तो नहीं जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में, क्योंकि साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। यस, सो I will not contribute in cross product, so we can write this as R वेक्टर है ना, यहां पर ये R है ना, तो इसको मैं R की टर्म्स में लिखूंगी dl क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब। मैंने क्या किया, R वेक्टर इंट्रोड्यूस किया। समझ आया ये वाला स्टेप? यार एक और रुको, स्टेप करके दिखा देती हूँ। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई है dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर भी ऐसी रखा, ठीक। अब dl साइन थीटा यानी कि मुझे dl का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसी एक टर्म के साथ। सो व्हाट आई विल डू इज, अब वेक्टर फॉर्म लिख रही हूं यानी कि मैं एक डायरेक्शन इंट्रोड्यूस कर रही हूं। यस, एन कैप इंट्रोड्यूस करना है मुझे। dl एज इट इज रहा, साइन थीटा एज इट इज रहा, मैंने एन कैप एक डायरेक्शन इंट्रोड्यूस कर दी। एंड इस एन कैप की जगह मैंने क्या किया, dl एज इट इज रहा, साइन थीटा एज इट इज रहा, एन कैप की जगह मैंने लिख दिया r वेक्टर अपॉन r। क्लियर? तो जब आप इसको ओपन करोगे सो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ठीक। अब एक है dl एक है r, सो dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि साइन थीटा है, अपॉन आर स्क्वायर ये रहा, आर ये रहा, आर क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म आ गई। डायरेक्शन सिंस क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहां पर भी डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। इसी से आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाएगा। दिस इज द फॉर्म for a small magnetic field. Yes, so if we need to calculate the magnetic field induction through the entire wire, पूरी, ये तो एक वायर का सिर्फ छोटा सा एलिमेंट था dl जिससे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। अगर पूरी की पूरी वायर से अगर मुझे फील्ड निकालनी हो, मैग्नेटिक फील्ड through the entire wire, so what we can do is we can simply take the integration. Yes, correct, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी तो मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, B वेक्टर, या पहले B लिखते हैं, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट,
म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin theta by r square. Similarly, if I need to calculate the total magnetic field in vector form, so B vector is equal to integration of mu naught upon 4 pi, yes, I dl cross r vector by r. ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज यू हैव इंटीग्रेटेड इट फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द वायर. Here also the direction of magnetic field can be obtained by using right hand thumb rule या right hand screw rule यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो. And this magnetic field, this will always be perpendicular to the plane containing dl cross r. क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगा आपका रिजल्ट वेक्टर. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग this cross product. We need to write this Biot-Savart's law in terms of current density. याद है करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी J से इंडिकेट करते हैं. करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट अपॉन एरिया. ठीक है, करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है. क्लियर, ये खुद भी एक वेक्टर है. सो करंट डेंसिटी J इज I बाय A. करंट अपॉन एरिया इज करंट डेंसिटी. सो इसको मैं dl से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी. ठीक, क्योंकि मुझे क्योंकि मुझे IDL चाहिए, करंट एलिमेंट चाहिए IDL. सो J इज इक्वल टू IDL एंड एरिया इनटू एलिमेंट. दिस बिकम्स वॉल्यूम एलिमेंट, राइट. सो इसको अगर मैं बायट-सेवर्ट्स लॉ की टर्म्स में लिखना चाहूं, सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL होता है. IDL की जगह या मैं पूरा लिखती हूं, IDL क्रॉस R वेक्टर बाय R क्यूब. ये है आपके पास. सो IDL की जगह पे मैं J डाल सकती हूं. सो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा. IDL की जगह पर अब आएगा J. And J vector cross R vector by R cube into dV. So ये आ गया Biot-Savart's law in terms of current density. ठीक है, IDL की जगह पर हमने डाल दिया J वेक्टर इंटू dV. बताइए, क्लियर है ये चीज? इसी तरीके से Biot-Savart's law can be written as in terms of charge and velocity. मैं चार्ज और वेलोसिटी की टर्म्स में भी Biot-Savart's law लिख सकती हूँ. In terms of charge Q and velocity V वेक्टर. यस, कैसे लिख सकते हैं? सेम चीज है, IDL को हटाएंगे यहां से, राइट. वी विल ट्राई टू रिप्लेस दिस IDL. सो IDL वेक्टर, दिस कैन बी रिटन एज I को मैं क्या लिख सकती हूं? चार्ज अपॉन टाइम. सो दिस इज Q बाय dt into dl
नाउ dl बाय dt को मैं कंबाइन कर सकती हूं, सो q dl वेक्टर बाय dt एंड दिस इज व्हाट, वेलोसिटी. यस, सो बस यहां पर बायत-सेविट्स लॉ में हम यहां पर ये पुट कर देंगे, आई डी एल की जगह पर आ जाएगा Q इंटू वी. सो म्यू बाय एप्सिलॉन नॉट Q वेलोसिटी इंटू आर वेक्टर बाय आर क्यूब. So this is Bayes-Savitz law in terms of charge and velocity.